आज का जो वीडियो है वो निर्देशांक ज्यामिति का ही दूसरा भाग है। और आप जानते हैं कि इस पाठ में हमें केवल दो ही चीज़ें पढ़नी हैं, एक दूरी से संबंधित सवाल और एक विभाजन से संबंधित सवाल। तो दूरी वाला मैंने पढ़ा दिया है, विभाजन वाला बचा है। ठीक है, पहले भाग को आप लोग देख लीजिएगा। ये दूसरा भाग है, इसमें हम पढ़ाएंगे विभाजन सूत्र और जितने भी इससे संबंधित सवाल होंगे उन्हीं को हल किया जाएगा। और याद रखिएगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें दूरी से संबंधित सवाल रहता है। ठीक है, और जो लिखने वाला सवाल आएगा पेपर में वो अंतः विभाजन से संबंधित रहेगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। यहाँ से फिक्स रहता है कि कोई ना कोई सवाल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, रेखाखंड का अंतः विभाजन सूत्र। अब ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो बिंदु है, एक है क्यू पी, एक है क्यू। तो जब दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है एक रेखाखंड। ठीक है, तो हर एक बिंदु का निर्देशांक होता है। हमने पी वाले बिंदु का निर्देशांक मान लिया है x1 y1, इसका मान लिया है x2 y2। ठीक है, अब ये पूरी एक रेखा है। ये देखिए क्या लिखा है, अंतः विभाजन सूत्र। तो जब दो बिंदुओं को मिलाए हैं तो एक रेखाखंड बना है, तो इन्हीं के अंदर हम कोई बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ये मान लीजिए है R। ठीक है, लो मान लीजिए क्या है, R है। तो जैसे ही हम पी क्यू के बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं R, तुरंत ये पी क्यू रेखा विभाजित हो जाती है और इसके दो भाग होंगे, एक तो पी आर होगा, एक आर क्यू होगा। यानी कि जो पी क्यू रेखा है ये विभाजित हो गया। ठीक है, तो जैसे P का ये बिंदु है, Q का बिंदु है, वैसे ही R का भी बिंदु होता है। ठीक है, हमें लेकिन पता नहीं है। तो R वाला बिंदु ही निकालने का जो सूत्र होता है, यानी कि जिस सूत्र से हम इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे उसी सूत्र को कहते हैं अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है, तो इसका सूत्र होता क्या है देखिएगा ध्यान से। अब ये बिंदु कितना है हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये बिंदु है x, y। ये हमने मान लिया। ठीक है, इसको हमें हल करके निकालना है। तो हल करने के लिए क्या चाहिए, सूत्र। सूत्र को जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए P से जो R है, ये P से R ये जो भाग है इसकी कुछ लंबाई होगी। R से जो Q है ये भी भाग है, इसकी भी कुछ लंबाई होगी। हमें पता नहीं है कि P से R और R से Q ये लंबाई कितनी है, नहीं मालूम है। तो हम मान लेते हैं P से जो R है और जो R से Q है, इन दोनों भागों का जो अनुपात है वो है, ये मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर भाग क्या है, m1 है। ठीक है, और इतना जो भाग है वो क्या है, m2 है। ये हम मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, ताकि हम सूत्र निकाल सके और सवाल लगा सकें। ठीक है, तो जैसे ही हम ये बिंदु इस बिंदु को, ठीक है, और यहाँ से P से R, m1, R से Q, m2 मान लेते हैं, तब R का बिंदु निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो लिखेंगे बिंदु R कौन, यही x, y, बिंदु R का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु R का निर्देशांक। ठीक है, इसी को ज्ञात करने का सूत्र। सूत्र क्या होता है, मैं देखिए लिख रहा हूं। सूत्र होता है, देखिएगा, ये होता है m1 x2। ठीक है, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 कामा, इसी तरह x जगह y कर दीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये जो सूत्र है यही वो सूत्र है जिससे हम R वाले बिंदु का मान निकालेंगे और इसी सूत्र को कहते हैं अंतः विभाजन सूत्र। और इसी से ही अब जितने भी सवाल लगेंगे, चाहे किसी भी टाइप का सवाल हो, ठीक है, विभाजन संबंधित, इसी सूत्र से हल किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें है पहले बिंदु P, दूसरा बिंदु Q, इसमें है अनुपात। अनुपात क्या, ध्यान दीजिएगा, जरा समझ लीजिए। देखिए P से जो R है, P से R, और जो R से Q है, ठीक है, R से Q, P से R, R से Q, इन दोनों भागों का जो अनुपात है वो कितना है, m1 अनुपात m2। ठीक है, इसको जानते रहिएगा। ठीक, अब यही सूत्र से हम सवाल लगाएंगे। चलिए सवाल लगाते हैं। हमारा पहला सवाल है, देखिए ध्यान से, लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि दो बिंदु हैं, उन दोनों को मिला दो, एक रेखाखंड बनाओ पहले। ठीक है, चलो बना देते हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु ये है -1, 7 है, एक दूसरा बिंदु है कौन है 4, -3 है। ठीक है, करे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बनेगा वो, ठीक है, उसको करे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए कोई बिंदु है, इस बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड बना है उसको विभाजित कर रहा है, कितने अनुपात में 2:3। तो मान लेंगे, देखिए पहला जो भाग है ये देखिए 2 है, दूसरा 3 है। ठीक है, इसी को 2 भाग में करना है, एक थोड़ा कम और एक थोड़ा ज्यादा, ताकि लगे कि एक भाग 2 है एक भाग 3 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ करेंगे तो बीचों बीच हो जाएगा, तो यहाँ आप थोड़ा कर लीजिए, आप यहाँ कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि यही वो बिंदु है, यही ये R मान लीजिए, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, अपनी तरफ से कोई भी बिंदु आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यही R बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब ये है कि जो इतना भाग है, ठीक है, ये कितना है 2 है, ठीक है, और जो ये इतना भाग है, ठीक है, ये कितना भाग है 3 है। ठीक है, ये 3 है, हो गया। अब क्या करना है, इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो पूरे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, किसका हमें मान चाहिए, हमें चाहिए R का मान। ठीक, तो हमने भी पीछे सूत्र बताया था, हमें जिसका मान चाहिए उसको बिंदु को मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बिंदु है x, y। ठीक है, और इसी को हमें हल करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो विभाजन सूत्र है ना, सवाल में विभाजित या विभाजन कुछ न कुछ लिखा रहेगा। तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, विभाजित, यानी कि हमें लगाना पड़ेगा विभाजन वाला सूत्र। ठीक है, तो R वाला बिंदु निकालने का सूत्र अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, जब भी विभाजित या विभाजन शब्द मिले तुरंत विभाजन सूत्र लगाइए। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो लिखेंगे बिंदु R, ठीक है, R को क्या माने हैं x, y का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक। और सूत्र मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र है जिससे R का मान निकलेगा, विभाजन सूत्र। ठीक है, अब मान रखेंगे, इसी में सबका मान रखेंगे। अब देखिए अभी मैंने पहले सूत्र में बताया था कि इसको क्या मानते हैं, ये है x1 y1, इसको मानते हैं। ये क्या है x2 y2 है। ठीक, और ये जो अनुपात दिया है ना, ये क्या है, ये है m1, ये 2, और ये क्या है m2। ठीक है, तो सारे मान उठा के उस सूत्र में रख देंगे और आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो रख दो। तो क्या हो जाएगा, बिंदु R का निर्देशांक यानी कि x, y, बिंदु का मान। आप जानते हैं बिंदु x, y की तरह लिखा जाता है। ये कैसे मान निकलेगा, चलिए मान रखिए, m1 इंटू x2, m1 कितना है 2 गुणे x2 कितना है 4 प्लस m2 3 गुणे x1 कितना है -1, हो गया, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 कामा, उधर भी मान रखिए। फिर m1 यानी कि 2 गुणे y2 -3 प्लस m2 का भैया, m2 है 3 गुणे y1 कितना है 7, ठीक है, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। बस इसी को हमें हल कर देना है, जो भी आएगा वो बिंदु R का निर्देशांक होगा। ठीक है, हल करके मैं दिखाता हूं। देखिए x, y बराबर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, देखिए 4 दूनी 8 और 3 1 के 3 -3 बटे 5 कामा, देखिए 2 3 6 -6 प्लस 7 3 21 हो गया बटे 5। चलिए हल कीजिए, तो ये जाएगा x, y बराबर, ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5 बटे 5 कामा, ये 21 में से 6 जाएगा
15/5। 5 से अगर कटता है तो काट दीजिए, ठीक है, नहीं कटता है तो वही आंसर हो जाएगा। तो 5 से कटेगा, कितने हो जाएगा ये x, y बराबर हो गया है 5 × 5, 5 तिहाई 15। तो यही जो बिंदु है 1,3, यही वो बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। इस सवाल को नोट जरूर कीजिएगा। अगर इस टाइप का और कोई सवाल आता है तो आप लोग लगाइएगा। ये हमारा दूसरा सवाल है। सवाल में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1,6 के द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, आप जानते हैं दो बिंदुओं को जब भी मिलाते हैं तो हमें एक रेखाखंड मिलता है। तो क्या कह रहा है कि इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाइए और रेखाखंड बनाइए। चलिए बनाते हैं पहले। ठीक है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। तो ये है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ये है -3,10 है, इसका मान है 6,-8 है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं और बनाते हैं एक रेखाखंड। बन गया। नहीं पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो मान लेते हैं ये नाम है P, ये नाम है Q। अब क्या कह रहा है? कह रहा है -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, बिंदु -1,6 के द्वारा विभाजित होता है। ये विभाजित होता है किस बिंदु द्वारा? इस बिंदु द्वारा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है जो R है, ठीक है, और ये इस रेखाखंड को विभाजित करता है। कौन सा बिंदु है? -1,6। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बिंदु जो है ना, जैसे ये बिंदु इसको विभाजित कर देगा पूरी रेखाखंड को, तो न किसी अनुपात में विभाजित करेगा। तो वही कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन सा अनुपात? जो ये बिंदु विभाजित कर रहा है रेखाखंड को, जो अनुपात मिलता है उसी अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते क्या है इसमें, देखिएगा ध्यान से। आप जानते हैं कि अनुपात को हम ये वाला भाग और ये वाला जो भाग होता है, इसी दोनों भागों का अनुपात हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो हम मानते हैं, जब नहीं पता होता तो हम मानते हैं क्या? m1 और फिर मानते हैं m2। ये सबको पता है। ठीक है, क्योंकि यही पीछे भी सूत्र लगाया था। अब इसमें क्या है, आप जानते हैं कि जो पहला बिंदु होता है इसको कहते हैं x1 y1, ये जो दूसरा होता है इसको कहते हैं x2 y2। ठीक है, और सूत्र में अभी पीछे वाला जो सवाल लगाया था उसमें r का मान निकाला था और यहाँ दिया है। ठीक है, तो देखो एक बिंदु है, या दो बिंदु है, या तीन बिंदु है और अनुपात है। चार चीजें हैं, चार में से किसी एक का मान पूछेगा, बाकी तीन मान दिया रहेगा। तो यहाँ तीनों बिंदु दिया है, अनुपात पूछा है, तो वही सूत्र लगेगा। क्यों लगेगा सूत्र पीछे वाला? क्योंकि यहाँ लिखा है विभाजित, यानी कि विभाजन वाला सूत्र लगेगा। तो करते क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये m1 m2 हमें ज्ञात करना है। ये कौन सा बिंदु है? जो भी पीछे माने थे, क्या माने थे? x y। ठीक है, क्या माने थे? x, y माने थे, और यही मान उठा के सारा रख देना है। तो चाहे जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसका मान पूछे या ना पूछे, तुरंत हम लगाएंगे अंतः विभाजन का सूत्र। चाहे जो चीज पूछता है, विभाजन अगर लिखा है तो विभाजन वाला सूत्र लगेगा। ठीक, चलो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे बिंदु R, ठीक है, बिंदु R x, y का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु R का निर्देशांक। और सूत्र क्या था निर्देशांक वाला? अभी मैंने बताया था पीछे, वो था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यही सूत्र है। अब इसी में हमें मान रखना है। जिसका मान पता है उसका मान रख देंगे, जिसका नहीं पता है वो आ जाएगा आंसर। ठीक, देखिएगा बिंदु r x y का निर्देशांक, ये हमें ज्ञात नहीं करना है इस बार दिया है, तो इधर r का मान रखेंगे बिंदु वाला। तो मान क्या है? -1,6 बराबर। ठीक है, ये क्या है? m1 m2 मान नहीं पता है, उसकी जगह कोई मान नहीं रहेगा, वो वही रहेगा, m1 m2 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो क्या लिख सकते हैं? m1 की जगह m1 ही रहेगा, गुणे x2 कितना है? 6, प्लस m2 की जगह वही रहेगा, गुणे x1 कितना है? -3 हो गया, बटे m1 प्लस m2 कामा उधर भी मान रखिए, m1 गुणे y2 कितना है? -8 प्लस m2
गुणे y1 कितना है 10, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सरल कर लेना है बस। चलो -1 काम अच्छी है, बराबर सरल कीजिए, देखिए क्या मिलता है। तो ये मिलेगा, गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 6m1 हो जाएगा -3m2 गुणा करेंगे बटे m1 प्लस m2 कामा इसको भी 8 का गुणा कीजिए, तो हो जाएगा -8m1 प्लस में 10m2 बटे m1 प्लस m2। ये किसका मान है? ये वो सूत्र है जिससे हम निकालते हैं जो बिंदु विभाजित करता है उसका मान। यह मान दिया है, हमें अनुपात चाहिए, तो कोई भी चीज करना हो सूत्र वही लगेगा, ठीक। अब आप जानते हैं पीछे हमने जो भाग पढ़ाया है, इससे पहले वाला जो भाग पढ़ाया दूरी वाले, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी दो बिंदु बराबर तभी होते हैं, देखिए हम बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो कोई भी दो बिंदु बराबर तभी होते हैं जब दोनों बिंदुओं में पहला मान पहले मान के बराबर हो, ठीक है, और दूसरा मान दूसरे मान के बराबर हो, ठीक है, तभी दोनों बिंदु बराबर होते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा किसी न किसी का मान निकालने के लिए करते हैं। तो जब भी हमें अनुपात निकालना हो तो हम या तो पहला पहले के बराबर दिखाते हैं, आंसर आ जाता है, या तो दूसरा दूसरे के बराबर दिखाते हैं और आंसर आ जाता है। कोई भी किसी एक चीज मान को हमें बराबर दिखाना होता है, ठीक है। तो कोई भी आप ले लीजिए, चाहे पहला पहले का ले लीजिए मान, चाहे दूसरा दूसरे वाला ले लीजिए, ठीक। चलो करते हैं, तो लिखेंगे यहां लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ये आपको लिखना होगा, ठीक है, तब जाके पहला पहला और दूसरा दूसरा बराबर करेंगे। तो किसी एक को बराबर करना है मान निकालने के लिए, तो हम पहला पहले के बराबर कर लेते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, तो ये क्या है, पहला 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2, ये पहला है, पहला पहले के बराबर कीजिए, तो बराबर होगा -1। अब इसी को हल कर दीजिए, दूसरा दूसरे के बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बटे में भाग में उधर जाएगा, गुणा में होगा, तो हो जाएगा 6m1 -3m2, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में m1 माइनस में m2 हो गया। आगे देखिएगा, तो ये हो जाएगा 6m1 है, m1 एक साइड कीजिए, m2 दूसरे साइड कीजिए। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा 6m1 है माइनस में, इधर है प्लस में, तो प्लस में m1 बराबर, पहले से ही m2 है, ये -3m2 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3m2 हो गया। अब इसको थोड़ा और सरल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6m1 और फिर m1 हो जाएगा 7m1 बराबर 3m2 में से 1m2 निकलेगा तो 2m2 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अब यही आंसर निकलेगा, ये है m1, ये हमने m1 लिख दिया, देखिए ये m2 गुणे में है, ठीक, इधर आया क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, m1 मैंने पहले लिखा, m2 यहाँ गुणे में, इधर आया भाग में, बराबर क्या है 2 है, और 7 यहाँ गुणे में उधर गया भाग में, तो जाएगा बटे में 7, ठीक है। अब जानते हैं बटे का मतलब होता है अनुपात, m1 बटे m2 को लिखेंगे m1 अनुपाते m2 बराबर, और 2/7 को लिखेंगे 2:7, और यही वो मान है, यही वो अनुपात है जिसे हमें निकालना था, ठीक है। देखिए अनुपात को हल करने का एक और तरीका है, ठीक है, जहां पर m1 m2 नहीं मानते हैं बल्कि k/1 मानते हैं, या ऐसे कुछ और भी मान लेते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा ही करना है, ठीक है। अगर हमारा वाला समझ में आ रहा है तो आप हमारा वाला कीजिए, नहीं तो अगर किताब में जैसा किया है आपको वो समझ में आया तो वैसा कीजिए, कोई जरूरी नहीं कि जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, और इस टाइप का अनुपात वाला जो भी सवाल रहेगा उसमें मैं m1 m2 ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही तरीका बताऊंगा ताकि आपको वही पता हो, ज़्यादा हमें 3 बात नहीं करना है। अगला जो हमारा सवाल है, अगर इस टाइप का सवाल आ जाता है पेपर में तो लोग छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जब x अक्ष और y अक्ष का नाम ले लेता है तो चित्र बनाने में लोग गलती कर बैठते हैं, और जब चित्र ही नहीं पता रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे।
तो क्या है जरा देखिए, इसमें लिखा है बिंदुओं -4, -6 और -1, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी सवाल में x अक्ष या y अक्ष का नाम ले, ठीक है, और बिंदु दिया हो, तुरंत हम बनाएंगे x अक्ष और y अक्ष। चित्र बना के हल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो पहले चित्र बनाते हैं। ये है y अक्ष, ठीक है, ये है x अक्ष, तो y x, ये x डैश, ये है y डैश। आप जानते हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु, सबको पता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि बिंदुओं इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड, तो पहले ये दोनों बिंदु को दिखाइए है कहाँ, दोनों को मिलाइए और एक रेखाखंड बनाइए। तो ये बिंदु कहाँ आएगा? -4, -6। आप जानते हैं दोनों x और y का मान अगर माइनस है दोनों, तो इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर बिंदु होगा। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि ये है 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे है। इधर 1, 2, 3, 4, 5। तो बिंदु जरा देखिए ध्यान से, -4, -6। तो x की तरफ -4 और y की तरफ -6। तो ये 1, 2, 3, 4 हो गया और -6। तो ये 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी के साथ ये सामने और इसके नीचे कहाँ आएगा? ये यहीं आएगा। यही वो बिंदु है। कौन सा ये बिंदु है? ये है बिंदु -4, -6 हो गया। फिर क्या कह रहा है? -1, 7। ये 1 - 1 प्लस, x वाला माइनस y वाला प्लस किस चतुर्थांश में होगा? ये होगा द्वितीय में। तो ये कहाँ होगा? x की तरफ -1, तो x तरफ -1 यहाँ आएगा और y की तरफ 7। ऊपर के नीचे ऊपर, क्योंकि ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस। ठीक है, चलो ये कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 7 तक जाएगा। इधर 1 से 7 यहाँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, ये है बिंदु, यही। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है -1, 7 हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, चलो मिलाओ। ये मिला दिया। ठीक है, तो ये बन गई एक रेखाखंड। ठीक, तो जैसे ये ए रेखाखंड बन गई, नाम इसका रख दो, इसका नाम रख दो ये P है, ये नाम रख दो Q है। ठीक है, तो जैसे ही P और Q को मिलाएंगे ये बन जाएगा ये रेखाखंड। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो x अक्ष है ना, इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है यहाँ पर, यानी कि ये भाग और ये भाग देखिए 2 भागों में विभाजित कर रहा है। कौन? x अक्ष, इस रेखाखंड को। तो कह रहा है कि x अक्ष इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि ये भाग और ये भाग का अनुपात हमें चाहिए। ठीक, और आपको पता है कि जब अनुपात नहीं पता होता है हमें, तो हम क्या मानते हैं? m1 और m2 मानते हैं। ठीक है, तो ये P से इस बिंदु तक m1 और इस बिंदु से Q तक m2। ठीक है, ये बिंदु नहीं पता है तो इस बिंदु को मान लीजिए R है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है प्रश्न में? विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो बिंदु विभाजित कर रही है इस रेखाखंड को, यानी R का, इसका भी मान हमें चाहिए, इस बिंदु का निर्देशांक भी चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं, मैंने ये जिससे पहले जो पहला भाग मैंने पढ़ाया है वीडियो में, मैंने उसमें बताया था कि अगर x अक्ष y अक्ष पे कोई बिंदु मानना होता है, हमें नहीं पता होता है तो क्या मानते हैं। तो x अक्ष पर बिंदु क्या मानते हैं? हमें नहीं पता होता है तो x, 0 मानते हैं। और यही अगर ऐसे ही सवाल, इस सवाल में मान लीजिए कह देगा कि y अक्ष अगर नाम दे दिया, तो y अक्ष पर अगर हमें बिंदु मानना हो तो हम वहाँ 0, y मानते हैं। ये चीज़ हमने पहले वाले भाग में बता रखा है। ठीक है, चलिए, तो एक सवाल x अक्ष वाला मैं बताऊंगा, y अक्ष वाला आप हल कर लीजिएगा इससे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कहाँ पर क्या मानते हैं। अगर y अक्ष कहा होता तो वहाँ पर बिंदु क्या मानते? 0, y ऐसे मानते। ठीक है, चलिए हल करते हैं। आपको पता है कि ये जो पहला बिंदु है इसको कहते हैं x1, y1, और जो दूसरा होता है इसको कहते हैं x2, y2। ठीक है, ये m1, m2 हमें पता ही है। ये x, y है। ठीक है, जो x, 0 लिखा है वो हम पीछे क्या मानते थे? x, y। ठीक है, तो x जगह x ही है, y जगह 0 है।
ठीक, सारे मान रखेंगे। अब क्या, क्योंकि विभाजन लिखा है तो इसका मतलब विभाजन सूत्र लगेगा, और विभाजन सूत्र किसके लिए लगता है, जो विभाज करता है बिंदु उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। चलो निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, बिंदु आर का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु आर का निर्देशांक क्या होता है, सूत्र मैंने आपको बताया, सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब जिसका भी मान पता है इसमें रखिए। तो देखिए बिंदु आर का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, फिर भी हमने मान रखा है x, 0 क्योंकि x अक्ष पर है, तो इधर इसका मान रखेंगे क्या, x, चलिए रखिए, ये हो जाएगा क्या, x, 0 बराबर, मान रखिए सबका, m1 है, m1 की जगह m1 ही रहेगा, गुणे x2 कितना है, x2 है -1 प्लस, उसके बाद क्या है m2 की जगह m2 रहेगा, गुणे x1 कितना है -4 बटे m1 प्लस m2 कामा, और मान रखिए फिर क्या है m1 y2 है ना, y2 की जगह y2 वाला मान रखिए, y2 कितना है भैया 7 है, प्लस m2 गुणे y1 कितना है -6 है, बटे क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसका। ये हो जाएगा, थोड़ा सरल करेंगे तो हो जाएगा x, 0 बराबर, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -m1 -4m2 गुणा करने पर बटे m1 प्लस m2 कामा, ये हो जाएगा 7m1 गुणा करेंगे तो -6m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमने अभी पीछे सवाल बताया था अनुपात वाला, उसमें कहा था कि जब भी एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु दोनों बराबर हो लिखे गए होते हैं, तो कोई भी दो बिंदु बराबर तभी होता है जब पहला मान पहले के बराबर हो और दूसरा मान दूसरे के बराबर हो। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान देना कि यह इधर जो मान लिखा गया है इनके मान क्या गिनती में है, तो यहाँ x है, ये हमें पता नहीं है, इसका मान ज्ञात करना है, और यहाँ शून्य है, शून्य हम जानते हैं ये भी एक संख्या है, ये हमें पता होती है, शून्य एक संख्या होती है, x की जगह कितना आएगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अगर x अक्ष या y अक्ष वाला अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो ऐसे बिंदु को हम बराबर करेंगे, उसमें उस वाले मान को बराबर करते हैं जिसका मान हमें पता है, और जिसका मान हमें नहीं पता है उसको बराबर नहीं करते हैं। ठीक है, हल करने के लिए। ठीक, लेकिन अगर अनुपात ज्ञात करना है तो किसी एक को ही बराबर करते हैं, लेकिन विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और जो हमने x, 0 माना है ना, इसका भी मान चाहिए, तो क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों की, ये दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, चलो दोनों पक्षों की तुलना करो, तो जब इसका तुलना करेंगे तो पहला पहले के बराबर लिखेंगे, दूसरा दूसरे के बराबर लिखेंगे। चलो लिख दो, तो पहला है x बराबर करेंगे इसके -m1 -4 कितना है m2 बटे m1 प्लस m2, यही तो है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, दूसरा दूसरे के बराबर करो। ठीक है, ये क्या है देखना ध्यान से, 7m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2। देखिए चाहे इसको इसके बराबर कीजिए, ठीक है, चाहे इसको इसके बराबर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो दूसरे दूसरे के बराबर कीजिए तो जाएगा 0। अब आप जानते हैं, देखिए यहाँ x का मान नहीं पता है और यहाँ m1 m2 का भी मान नहीं पता है, इसलिए इसको नहीं हल कर पाएंगे। यहाँ पर m1 m2 है, हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भाग में है, बटे में है, तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो सब 0। तो क्या मिला, तो यहाँ मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये इधर गया 0 हो गया, तो मिला 7m1 -6m2 बराबर 0। ठीक, तो m1 अलग m2 अलग कीजिए तो हो जाएगा 7m1 बराबर हो जाएगा 6m2। ठीक, तो देखिए m2 जो है वो गुणे में इधर आया भाग में, तो इधर क्या है पहले से ही m1, देखिए m1 मैं लिख रहा हूँ पहले, m2 गुणे में इधर आया भाग में, हो गया m2 बराबर, इधर है पहले 6, 7 गुणे में उधर गया भाग में, तो जाएगा बटे में 7। ठीक,
तो इसी को ही अनुपात में लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, m1 बटे m2 का मतलब होता है m1 अनुपाते m2, और ये बराबर कितना आएगा, ये आएगा 6 अनुपाते 7, और यही क्या है, आंसर है, यही अनुपात पूछा था। ठीक, अब जैसे हमें अनुपात मिल जाए तो वही अनुपात का मान हम रख देंगे यहाँ, तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बिंदु भी चाहिए, और बिंदु है x, 0, 0 तो मान होता ही है, x वाला और निकाल लेना है। ठीक, तो क्या करेंगे, m1 m2 का मान रखेंगे, चलो रख देते हैं, तो क्या मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर, अब मान कैसे रखते हैं देखना, ये जो यहाँ पर m1 बटे m2 है ना, तो m1 की जगह 6 रख देंगे, m2 की जगह 7 रख देंगे, और मान आ जाएगा x का। ठीक है, चलो रख दो इसी में जगह माइनस, m1 की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस 4 गुणे m2 की जगह क्या रखेंगे 7 बटे 6 प्लस 7। अब इसी को हल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस 6 है, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 माइनस 28 और माइनस 6 माइनस 34। ठीक है, बटे ये हो जाएगा 7 और 6 हो जाएगा 13। ठीक है, 7 6 13, हाँ ठीक है, अगर 13 से कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 13 से नहीं कटेगा, तो x का क्या मान आ जाएगा, माइनस 34 बटे 13 आ जाएगा। ठीक है, और यही x का मान हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनुपात, अनुपात तो मिल गया, हमें चाहिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक, और विभाजन बिंदु क्या है r, और r का मान क्या है x, 0, तो लिखेंगे यहीं, यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे अतः विभाजन बिंदु r का निर्देशांक। ठीक है, तो r का निर्देशांक क्या माने थे हम माने थे x, 0। ठीक, और x का मान कितना आएगा, ये आएगा माइनस 34 बटे 13, 0, ये है आंसर। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप जरा मिला लीजिएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से आंसर सही है। अगला हमारा सवाल है, देखिए ये भी पेपर में आया है, बिंदु 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित या समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिएगा, कह रहा है बिंदुओं इसको तथा इसको मिलाने वाले रेखाखंड, पहले इन दोनों को मिलाइए और एक रेखाखंड बनाइए। चलो बनाते हैं, तो एक बिंदु है, एक काम कीजिए, यही मान लीजिए ये बिंदु है 3, -3। ठीक, एक ये बिंदु आप यहाँ मान लीजिए, ये है 9, 9 हो गया, ये अपनी तरफ से इसे मान लीजिए। इसके बाद इनको मिला दीजिए और एक रेखाखंड बना दीजिए। ठीक है, बन गया। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद जैसे रेखाखंड बन जाए तो कह रहा है कि रेखाखंड को समत्रिभाजित या समत्रिभाग, समत्रिभाग माने समान 3 भाग। ठीक है, समत्रिभाजित माने समान 3 बराबर भागों में बांट दो, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इस रेखाखंड को 3 भागों में बांट दीजिए, और बांटने के बाद जो बिंदु मिलेंगे ना, उन्हीं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है, अब पता नहीं कोई बिंदु है तो मान लेंगे ए बी, अपनी तरफ से कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको 3 बराबर भागों में बांटिए, अभी पूरा एक भाग है तो 3 भाग करेंगे तो यही है, ऐसे ही कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, हो गया। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ है, ऐसे मान लीजिए। ठीक, तो जैसे ही 2 बिंदु हम कर देंगे इस पूरे रेखाखंड में, तुरंत ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 समान भागों में बंट जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये भाग बराबर, जैसे ये इतना भाग और ये भाग क्या है, आपस में बराबर है। इनका नाम रख दीजिए बिंदु का, ये मान लीजिए R है, ये मान लीजिए P है। ठीक है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो क्या कह रहा था प्रश्न में ये बोला था कि इस बिंदु और इस बिंदु को जो मिलाने वाले रेखाखंड है ना, इसको समत्रिभाजित कीजिए, और जो समान 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु है ना, उनका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये R और P इसको 3 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, तो इन्हीं R और P का निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है
कि विभाजित करने वाले जो बिंदु होते हैं उनका निर्देशांक तभी निकाल पाते हैं जब दो बिंदु किनारे किनारे वाला पता हो और एक अनुपात पता हो। ठीक है, तो यहाँ तो अनुपात हमें नहीं पता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि समान बराबर भाग है, यानी कि एकदम बराबर है। ठीक है, ये कम ज्यादा नहीं है। तो जब भी ऐसे समान भाग हो जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि इस भाग की लंबाई 1 है, इसकी भी है कितना 1 है। ठीक है, और इसकी भी, इसकी कितनी है, इसकी भी कितनी है 1 है। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ये इतना 1 है 1 है 1 है, तो इसका मतलब ये 1 2 3 भाग है, तीनों बराबर है, ये मतलब होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम आसानी से ये बिंदु और ये बिंदु का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप r का पहले मान निकालते हैं कि p का, जैसी आपकी इच्छा। अगर r का आप मान निकालते हैं तो a से r तक हमें अनुपात चाहिए, ये वाला अनुपात, और r से b तक अनुपात चाहिए, ये वाला हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो हम r वाला निकालते हैं। ठीक, तो जब a से, देखो r वाला निकालते हैं तो a से r वाला बिंदु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और r से b कितना हो जाएगा, देख 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और यही हो जाता है क्या, ये जो पहला भाग होता है इसको बोलते हैं क्या, m1, और जो दूसरा मान होता है इसको क्या बोलते हैं, m2। ठीक है, इसको जरा आप अगर थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो फिर से कीजिएगा पीछे और समझ लीजिएगा, फिर दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम r का मान निकालते हैं तो a से r तक हमें चाहिए अनुपात। ठीक है, और r से b तक, ये दोनों भागों का अनुपात चाहिए। तो a भाग हो गया 1 और r से b तक भाग हो गया 2 भाग हैं, इसलिए m2 हो गया 2, ये m1 1 और m2 2। ठीक, अब हल कर देंगे, चलो हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु r का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु r का निर्देशांक, क्या सूत्र है बिंदु r का निर्देशांक, सूत्र बताया क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसी में हम मान रखेंगे। आपको पता है कि यह है x1 y1, यह है x2 y2, यह है m1 m2, सारा मान रखिए। किसका मान निकलेगा, r का। ठीक है, तो रख देते हैं यहीं, ये क्या मान, x का y मान लेते हैं। चलिए मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये मान, m1 कितना है 1 गुणे x2 कितना है x1 y1 x2 y2, मैं लिख देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। ये क्या है x2 y2। ठीक है, ये क्या है x1 y1, चलो मान रखो। तो क्या हो जाएगा, x2 है 9, ठीक है, प्लस m2 कितना है 2 है, गुणे x1 कितना है 3 है, बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कामा, अगला m1 कितना है 1 गुणे x2 y2 कितना है 9, प्लस m2 है 2 गुणे y1 कितना है -3। ठीक है, बटे 1 प्लस 2। यही अगर कोई दिक्कत होती है तो यही मान रखने वाले में ही होती है, मान ध्यान से रखिएगा ताकि गलत ना आने पाए। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x कामा y बराबर हो जाएगा 9 1 के 9 प्लस 2 3 6 बटे 3 कामा, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 बटे 3। हल कीजिए, तो x कामा y बराबर हो जाएगा 6 ये 9 है और 6 है, कभी कभी इधर का उधर निकल जाए तो थोड़ा माइनस कर लीजिएगा। 9 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 5 15। ठीक है, और यहाँ 9 में से 6 गया 3, 3 बटे 3 कितना आएगा 1 आएगा। जानबूझ के हमने एडवांस में कर दिया, नहीं तो मैं लिख ही देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये 9 6 15 बटे 3 कामा, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 तो हो जाएगा 3 बटे 3। ठीक, काटिए जरा इसको, तो हो जाएगा x कामा y बराबर, जो 3 5 15 कटा है और 3 1 के 3 हो गया क्या आंसर। ये किसका मान आया है, ये मान आ गया r का। ठीक, तो r का मान आ गया, तो मैं लिख दे रहा हूं r का मान कितना आया, ये मान आया 5,1 हो गया। और आपको पता है कि ये भाग और ये भाग बराबर है। जैसे हमें पता है कि दो भाग बराबर हैं, तो इसका मतलब r और b के बीच में आएगा p, क्योंकि बीच में p तभी आएगा, इसका मतलब ये भाग बराबर है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे दो भाग बराबर है तो तुरंत ये बिंदु कहाँ जाता है, बीच में। और जैसे बीच का मतलब होता है मध्य, और मध्य बिंदु वाला निर्देशांक वाला सूत्र लगा देंगे, तुरंत P वाला मान आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे किसी एक का मान आ जाए, ठीक है, जैसे इसका मान आ गया तो P मध्य में है R और B के, तुरंत मध्य बिंदु वाला लगा देंगे। इस सूत्र को लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है। ठीक है, तब क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहां हो जाएगा, देखिए, तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक कैसे होगा, मैंने आपको सूत्र बताया है। अभी मैंने क्या बोला, P क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का, मैं लिख दे रहा हूं। यहां सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। आप जानते हैं यही सूत्र होता है। लेकिन ये अब देखिए, यहां हमने x1 y1 माना है ना, लेकिन इसके और इसके मध्य में P थोड़ी है, R और B के मध्य में है। तो ये हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर x2 y2 हो जाएगा। दोनों मान उठा के वहां रखिए, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 5 और 9, 5 प्लस 9 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 यानी कि 1 और 9, दोनों को जोड़िए, 1 प्लस 9 बटे 2। चलिए इसे हल कीजिए तो जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 बटे 2 कामा 9 1 10 बटे 2, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 कामा इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5। यही क्या है, मान है, किसका मान है, बिंदु P का निर्देशांक। और ये किसका मान आया है, बिंदु R का निर्देशांक। इन्हीं दोनों का मान निकालना था। इसको जरा आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है। अगला हमारा सवाल है, ये विभाजन से संबंधित नहीं है, ये दूरी से संबंधित है। मुझे सवाल पहले भाग में ही बताना था, लेकिन ध्यान से उतर गया था। मैं इसमें बता दे रहा हूँ, इसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, लिखा है कि क्या बिंदु A ये कोई बिंदु है, B ये कोई बिंदु है और C ये कोई बिंदु है, एक त्रिभुज बनाते हैं। आप जानते हैं कि 3 बिंदुओं से मिलकर ही त्रिभुज बनता है। तो 3 बिंदु हमारे पास है, कह रहा है कि क्या ये बिंदु और ये बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अगर हाँ, यानी कि अगर त्रिभुज बनता भी है तो बताइए कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। क्या लिखा है, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार बताइए। यानी कि अगर त्रिभुज बनता है तीनों बिंदुओं से तो बताइए उसका नाम क्या होगा, कि वो समबाहु त्रिभुज बनेगा, कि समद्विबाहु बनेगा, कि विषम बाहु बनेगा, या समकोण त्रिभुज बनेगा, कोई ना कोई बनेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं बताता हूँ। 2 तरीका है, एक तो डायरेक्ट हल करना, एक चित्र बना के हल करना। तो मैं चित्र बना के समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा ध्यान से, देखिए मैं चित्र यहाँ बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा और तीनों बिंदु को दिखाना पड़ेगा, तीनों बिंदु हैं कहाँ। ठीक है, देखिएगा, तो ये है y अक्ष, ये है x अक्ष, ठीक है, ये है 0। ठीक, अब क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को दिखाना है। चलो दिखाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए है 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, अपनी मर्जी से आप मान लीजिएगा। इधर भी 1 2 3, ठीक है। चलो दिखाते हैं ये बिंदु। तो पहला 3,2, ये बिंदु कहाँ आएगा, देखिएगा ध्यान से। ये है 1 2 3, तो ये है 3,2 माने y की तरफ 2, ये 1 ये है 2, ये बिंदु होगा। ये कौन सा बिंदु है, 3,2 हो गया। अगला बिंदु कहाँ है, -2, -3, x तरफ -2, इधर होगा माइनस, तो ये 1 2 और फिर -3, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर आएगा, हाँ यहीं पर आएगा। ये क्या है, अब -2, -3 हो गया। फिर क्या कह रहा, 2,3, ठीक है, चलो बनाओ। 2,3 कहाँ से आएगा, ये 1 है, ये 2 है, 2,3, ये 1 2 3, यहाँ जो बिंदु आएगा ये क्या है,
हाँ यहाँ पर ये क्या है 2,3 है। ठीक, अब तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाइए और देखिए कोई त्रिभुज बनता है। मिला देते हैं, तो इसको मिलाएंगे ऐसे, और थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, मैं बना के दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। मिल गया, ये मिल गया, हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है, तीनों बिंदु को आपस में मिलाया है और हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज बन गया है। ठीक है, जैसे त्रिभुज बन जाए तुरंत आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, ताकि आपको साफ साफ त्रिभुज दिखाई दे, बस इसीलिए। नहीं तो आप चाहे तो चित्र बनाए रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाए रखिए या हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम तो केवल आपको समझाने के लिए चित्र बनाए थे। ठीक है, ये बन गया, देखिए ध्यान से, हो गया। तो हमने चित्र बना दिया है और चित्र में त्रिभुज बना है। तो सवाल क्या पूछा था, क्या बिंदु ये बिंदु ये बिंदु और ये बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं? तो लिखेंगे हाँ बनाते हैं। तो क्या लिखा है, यदि हाँ, तो हम पहले लिखेंगे हाँ बनता है, तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि हाँ, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार बताइए, यानी कि जो त्रिभुज बना है ना इसका नाम बताइए। ठीक है, चलो निकालते हैं। कैसे पता चलता है कि ये त्रिभुज का क्या नाम होगा? सबसे पहले आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो सबसे पहले हम तीनों भुजाओं की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो नाम इनका पहले लिख दीजिए। ये पहला बिंदु है, ये कौन सा बिंदु था? ये है बिंदु बी, और ये बिंदु है ए, और ये बिंदु है सी। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों भुजाओं की लंबाई निकालिए। चलो निकालते हैं। तो लिखेंगे, तो उत्तर में क्या लिखेंगे भैया? उत्तर में लिखेंगे हाँ, क्या तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा। दिए गए तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सा बनेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, तीनों भुजा की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी की लंबाई, ठीक है, चलिए निकालिए ए बी की लंबाई। लंबाई का मतलब होता है दूरी, क्योंकि दूरी एक लंबाई होती है। ठीक है, तो अगर हमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो ये सभी दूरियां होती हैं, और दूरियां निकालने के लिए दूरी का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, चलो लगाते हैं दूरी वाला सूत्र। तो दूरी वाला सूत्र क्या होता है, आपको पता है सूत्र, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। चलो लिखते हैं, लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की लंबाई का मतलब होता है ए बी, अगर कहीं ए बी लिखा है तो इसका मतलब ए बी की लंबाई। ठीक है, चलिए मान रखिए, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। मान कैसे रखते हैं, लिखा है ए बी, ए बी का मतलब होता है ए पहला बिंदु है, बी दूसरा। ठीक है, तो दूरी के सूत्र में दूसरे वाले से पहला निकालते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये लिखा ए बी। ठीक है, तो क्या था, पहला पहले से, दूसरे दूसरे से, यानी कि x2 - x1। ठीक है, तो x2 - x1, ठीक, तो क्या हो जाएगा, -2 में से घटाएंगे -3। ठीक है, 3 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो ये है y2 y1, तो -3 और फिर माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर। इस जरा हल कीजिए, -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25, और -3 - 2 -5 - 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 कितना, 50। ठीक है, √50, और इसका निकलेगा क्या, 2, 50 का वर्गमूल। आप वर्गमूल अगर जिसका डायरेक्ट नहीं होता है उसका तोड़ते हैं, तो 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 2 का √2। ठीक है, ऐसे निकालिए। आगे इसी तरह, अब जैसे हमने ए बी निकाला है वैसे आप निकालिए क्या, बी सी। ठीक है, जैसे ए बी, अब निकालिए बी सी। चलिए निकालते हैं बी सी। तो देखिए, बी पहला बिंदु, सी दूसरा, तो बी पहला सी दूसरा, तो दूसरे से पहले निकालते हैं, आपको पता है। तो ये क्या है, x2 - x1, 2 में से
घटाएंगे -2 तो जाएगा +2, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, 3 में से घटाएंगे -3 तो +3 हो जाएगा का वर्ग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, ठीक है, हो जाएगा 16 प्लस 3 और 3 6, 6 का वर्ग 36, तो ये हो जाएगा 36, ठीक। 16 और 36 जरा जोड़िए कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा, तो आएगा 52 हो गया। 52 का अंडर रूट निकालिए, अंडर रूट माने वर्गमूल, तो कैसे निकलेगा इसको तोड़िए, तो 52 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 13, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 13 का नहीं निकलता है, तो अंडर रूट 13 लिखेंगे, हो गया। अब इसको 1 मिनट जरा शोर हो रहा है। आगे देखिए ए बी हमने निकाल दिया, बी सी हमने निकाल दिया, अब ऐसे ही हम ए सी निकालेंगे, ठीक है। चलिए ए सी निकालिए, तो ए सी, ठीक है, तो आप जानते हैं जैसे ए बी वैसे बी सी वैसे ही ए सी, तो ए पहला सी दूसरा, ठीक है। चलिए माइनस कीजिए, दूसरे में से पहला तो ये दूसरा है ये पहला, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का वर्ग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 3 गया -1 -1 का वर्ग 1, 3 में से 2 गया 1 1 का वर्ग 1 1 और 1 कितना अंडर रूट में 2, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसका तो अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, ठीक, लेकिन 50 का हमने तोड़ के रखा है, 52 का तोड़ के रखा है, 2 का नहीं टूटेगा ऐसे रहेगा। तो अगर अब यही कुछ बातें आप समझ लीजिए, हमने तीनों भुजाओं की लंबाई निकाला है, अगर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर आती तो हम कहते कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर तीनों भुजाओं में से 2 भुजाओं की लंबाई समान आती तो हम कहते कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई जो है ना वो अलग अलग आई है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे ही विषमबाहु त्रिभुज आए या कोई और त्रिभुज आए तो वहां पर एक चीज और आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? चेक ये करना है कि इसमें से बड़ी भुजा कौन है पहले। तो ये है √2, ये है √52, ये है √50, तो बड़ी ये है। क्या बड़ी भुजा का वर्ग जो है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है? अगर ऐसा आता है तो वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज है, ये क्लियर है। ठीक है, लेकिन समकोण भी इसी साथ चेक करना होता है, तो मैं आपको चेक करके बता देता हूं। देखिए एक बात क्लियर है कि विषमबाहु त्रिभुज है, तो क्या अलग से चेक करना है? वही जो मैंने आपको बताया। क्या हमने बताया कि बड़ी भुजा का वर्ग। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, बड़ी भुजा क्या है? √52 है। ठीक है, इसका जो वर्ग है ना इसको चेक कीजिए, क्या बाकी जो दोनों भुजा है, ध्यान दीजिएगा, बाकी जो दोनों भुजा है उसके वर्ग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर होता है या नहीं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों चेक कर रहा हूं मैं बताता हूं अभी। चलिए √52 का वर्ग करेंगे तो 52 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का वर्ग करने से अंडर रूट हट जाता है, बराबर। इधर 50 का वर्ग करेंगे अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा 50 प्लस अंडर रूट में 2 है, वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 50 2 52, तो 52 बराबर 52। ये जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों चेक किया हूं? ठीक है, इतना कंफर्म है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। मैं चेक क्यों किया हूं? क्योंकि हो सकता है कि जो विषमबाहु त्रिभुज है ना वो समकोण त्रिभुज भी होता है, हो सकता है ये भी हो। तो क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से, जब भी बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर ऐसा अगर कहीं दिखता है तो इसका मतलब वो विषमबाहु त्रिभुज तो है, साथ में समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए, यहां पर ये जो बड़ी भुजा है ना इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और बाकी दोनों जो भुजाएं होती हैं उसमें से एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का आधार प्लस
सॉरी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अगर ऐसा कहीं आता है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात क्या, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, तथा यह एक समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है। तो कुल मिला के ज्यादातर विकल्प ना विषमबाहु नहीं रहता, समकोण ही रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर यही सही है। वैसे वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादातर ये सही है क्योंकि आंसर में यही माना जाता है, ठीक। अगर ऐसे ही और भी कोई सवाल आता है जिसमें 3 बिंदु दिया रहेगा और कहेगा क्या इसे त्रिभुज बनता है, तो तीनों बिंदु को मिलाइएगा, अगर त्रिभुज बन जाए तो कहेंगे हाँ बन गया। तो फिर तीनों भुजा की लंबाई निकालना है। अगर भुजा की लंबाई तीनों बराबर आए तो समबाहु, दो भुजा बराबर आए तो समद्विबाहु, तीनों अलग अलग आए तो विषमबाहु, और फिर समबाहु के अलावा अगर कोई भी चीज आता है तो तुरंत बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल भी निकालेंगे। अगर ऐसा आता है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को जरा आप नोट कर लीजिएगा।